Hello everyone, welcome to this lecture series on Indian polity and governance. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए और आर्टिकल 18 प्रोवाइड करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के लिए। तो ये दोनों आर्टिकल्स आज हम समझने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ा। वो तीनों आर्टिकल भी रिलेटेड थे राइट टू इक्वलिटी से और ये दोनों आर्टिकल भी राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। इनिशियल क्लासेस में हमने देखा था 6 तरह की कुल फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं। तो जिसमें से पहली टाइप थी राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक। तो आज हम राइट टू इक्वलिटी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये आखिरी 2 आर्टिकल्स बचे हुए हैं हमें समझने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, अस्पर्शता उन्मूलन की। देखिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं और हिस्ट्री के पेजेस को यदि हम टर्न करें तो एक लंबा चौड़ा इतिहास हमारा रहा है कम्युनल डिवाइड का, या यूं कहें कि जात पात वाली जो मानसिकता है वो बहुत ज्यादा पिछली कुछ सदियों में हमारे देश में बढ़ गई, ठीक है। लेटर वैदिक एज से हम बताते हैं कि जब वर्ण सिस्टम शुरू हुआ वैदिक एज में वो प्रोफेशन के बेसिस पर हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे वो कास्ट का उन्होंने फॉर्म ले लिया और वो जाति का फॉर्म उन्होंने ले लिया और जात पात बहुत अधिक बढ़ गई और शूद्र जिनको कहते थे या फिर दलित, महात्मा गांधी जी ने उनके लिए टर्म दिया था हरिजन, या फिर बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें निचली जातियां जिन्हें कहते थे, उनके साथ बहुत तरह का भेदभाव होता था। इसमें सबसे इनह्यूमन प्रैक्टिस जो की जा रही थी उनके साथ उसको कहते थे अनटचेबिलिटी। उन निचले तबके के लोगों को, हरिजनों को, दलितों को छूना भी पाप माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इनको छू लिया जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सो कॉल्ड अपर क्लास के हैं और ये सो कॉल्ड लोअर क्लास के हैं। हम तो उच्च जाति के हैं और ये निचली जाति के हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के अत्याचार, बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहे थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा या सबसे इनह्यूमन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, उसको कहते थे छुआछूत या अस्पर्शता या फिर अनटचेबिलिटी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इविल प्रैक्टिस के बहुत बुरी तरह से विक्टिम रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। So he was a bitter opponent of this particular practice, and not only Mr. Ambedkar, but there were so many progressive leaders within Congress and outside Congress who actually hated this particular practice of untouchability. तो अंबेडकर साहब के प्रयास से, महात्मा गांधी के प्रयास से, पंडित नेहरू के प्रयास से और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उनके प्रयास से ये आर्टिकल रखा गया, जिसमें कहा गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात, अस्पर्शता उन्मूलन की बात, छुआछूत को खत्म करने की बात, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कहें तो। सो लेट अस रीड दिस आर्टिकल। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense.
एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, दो बातें कर रहा है आर्टिकल 17। पहला, अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन की बात, और कैसे, हर फॉर्म में अबॉलिशन की बात। और यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून कोई चीज करने से रोकता है, उसे कहते हैं फॉरबिडन। एंड नॉट ओनली जस्ट preventing from doing something, if some person is doing that, it is also a punishable offense, सजा का प्रावधान होता है, उसे कहते हैं forbidden। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें इलीगल। इलीगल का मतलब ये होता है ना कि कानून आपको फला काम करने से रोक रहा है, और यदि आप वो काम करते हो तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज फॉरबिडन। सो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन। दैट इज कि यदि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होगी तो इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स इस अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस राइट। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस राइट मींस दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट। ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता कि अनटचेबिलिटी को अलाउ किया जाए। सो दिस इज a right without exception, this is an absolute right। ठीक है, इसीलिए तो यहां लिखा एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को हमारे देश में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट बोथ स्टेट्स एंड सिटीजन्स। ठीक है, जब हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जनरली fundamental rights are enforceable only against state, but there are certain exceptions to this। उसमें हमने आर्टिकल 17 पढ़ा था। तो आर्टिकल 17 किस तरह से एक्सेप्शन है, इस तरह से एक्सेप्शन है कि ये अगेंस्ट सिटीजन भी एनफोर्सिएबल है। अब देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं, ये पॉइंट पढ़े ना, एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। तो भाई आप स्टेट को तो पनिश नहीं करोगे। यदि किसी को दंड देना है तो स्टेट को तो आप जेल में नहीं डाल सकते ना। डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। आप किसी पर्सन को जेल में डाल सकते हैं, है ना। तो ये जो पनिशमेंट वाली बात अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कर रहा है, वो पनिशमेंट किसके लिए? फॉर सिटीजन्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये पनिशमेंट कहां मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन तो पनिश नहीं करता है, कौन करेगा फिर पनिश? तो ये पनिशमेंट दिया जाता है किसी एक लॉ में। देखिए यहां पर लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो कौन सा लॉ है जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट्स को पनिश करेगा? सो नंबर 1, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इस एक्ट का नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस अंडर विच लॉ, सो इट इज एन ऑफेंस अंडर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। और इसी तरह का एक दूसरा एक्ट है एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हिंदी में इसको कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम 1989। एट्रोसिटीज, जो अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं उनका प्रिवेंशन, और इन अत्याचारों का बेसिस क्या होगा? द बेसिस विल बी अनटचेबिलिटी। तो ये दोनों एक्ट हैं जो अनटचेबिलिटी को पनिशेबल बनाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को लेकर के कही थी। उन्होंने कहा था दिस इज द राइट which is available against private individual। क्योंकि अनटचेबिलिटी कौन कर रहा होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये छुआछूत कौन फैला रहा होगा?
private individuals. So this is an article which is available against private individual, and it is the duty of a state to take necessary action. It is the duty of a state to take necessary action to ensure that this right isn't violated. अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो राइट है ये वायलेट ना हो, ये करने की जिम्मेदारी है स्टेट की, ठीक है। और ये एक राइट है जो एनफोर्सिएबल है अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स, ठीक है। तो कैसे रोकने की कोशिश करता है स्टेट इसको? ये लॉज स्टेट ने बना दिए कि भाई अब आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करोगे, और जो यदि किया तो हम आपको दंड देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, अनटचेबिलिटी की बात जो कर रहा है अबॉलिशन की, ये कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है टू एंश्योर इक्वलिटी, है ना। समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, उसको एंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, इक्वलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी यदि कुछ जातियां अपने आप को ऊंचा और कुछ जातियों को नीचा माने, तो फिर कहे कि इक्वलिटी भाई, है ना। इसीलिए ये आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी का ही फर्दर मैनिफेस्टेशन है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 का की हेडिंग कहती है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पदवियां धारण लोग किया करते थे, अब वो पदवियां लोग अपने नाम के साथ धारण नहीं करेंगे, वो टाइटल्स होल्ड नहीं करेंगे। इस चीज को अबॉलिश कर रहा है आर्टिकल 18, ठीक है। सो this article reads that state will not confer any title except military or academic distinction to anybody whether a citizen or a non citizen, ठीक है। स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करेगा, स्टेट किसी को कोई टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, स्टेट किसी को कोई भी पदवी नहीं देगा, ना किसी सिटीजन को ना किसी नॉन सिटीजन को। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जब इस टाइटल पर जब इस आर्टिकल पर डिस्कशन और डिबेट चल रहा था, तो एक मिनिस्टर थी, एक वुमेन मिनिस्टर थी, उनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। शी वाज द फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, राजकुमारी अमृता कौर। शी हेल्ड फ्रॉम पंजाब। तो राजकुमारी अमृता कौर खड़ी हुई इस डिस्कशन के बाद और उन्होंने कहा कि नाउ वी डोंट हैव टाइटल्स, सो नो वन इज गोइंग टू कॉल मी राजकुमारी अमृता कौर। अब आप लोग मुझे सिर्फ मेरे फर्स्ट नेम से संबोधित करेंगे, आप सिर्फ मुझे अमृता कौर कहेंगे। बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। तभी एक सज्जन और खड़े हुए और उन्होंने कहा तो क्या अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ भीमराव अंबेडकर कहें, या आचार्य जेबी कृपलानी को सिर्फ जेबी कृपलानी कहें? तब ये बात वहां पर समझाई गई कि ये आचार्य, डॉक्टर, ये सब एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, ये आपको आपकी मेरिट्स के बेसिस पर दी गई है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है, अकादमिक योग्यताओं के बेसिस पर दी हुए डिस्टिंक्शन है, तो ये आप अपने नाम के साथ होल्ड कर सकते हो। ये आपको ऐसे नहीं मिल जाते कि स्टेट ने बस जबरदस्ती रेवड़ी जैसा मार दिया। ये तब मिलता है जब आपने बहुत मेहनत करके एकेडमिकली गुड परफॉर्मेंस करके हासिल की हो। जैसे लोग नाम के आगे इंजीनियर लिखते हैं, ऐसे ही तो नहीं लिख सकते। बढ़िया इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद, इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करने के बाद, 4 साल की डिग्री लेने के बाद ही वो लिख सकते हैं। या डॉक्टर आप कब लिख सकते हो? जब MBBS हो, BAMS हो, BHMS हो, या फिर आपको PhD VHD अवार्ड की गई हो। आचार्य या प्रोफेसर कब लिख सकते हो? जब आप सारी क्वालिफिकेशन लिख लो, पूरी कर लो, या नाम के आगे CA लगा लेना, नाम के आगे एडवोकेट लगा लेना। ये सब क्या है?
एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, ये टाइटल्स नहीं है। तो ये आप अपने नाम के साथ होल्ड कर सकते हो। दूसरा इसी तरह का एक्सेप्शन है मिलिट्री डिस्टिंक्शंस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं मेजर फला फला फला, फील्ड मार्शल दिस, जनरल दैट, कर्नल दैट, ब्रिगेडियर दैट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मिलिट्री रैंक्स है। ये भी आपको मेरिट के बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बस स्टेट ने दे दिया। ठीक है, सो ये दो एक्सेप्शंस हैं। मिलिट्री रैंक्स और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा कोई और टाइटल कौन नहीं कन्फर करेगा? स्टेट। किसको नहीं? सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल इंडियन सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि कोई विदेशी कंट्री, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, घाना, जो भी है, कोई टाइटल दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 के कारण ये सारे टाइटल एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, a non-citizen holding any office of profit or trust under state cannot accept any title from any foreign state without the consent of president। देखिए, प्रीवियस पॉइंट हमने पढ़ा है प्रोहिबिट्स अ सिटीजन, तो मतलब ये है कि नॉन सिटीजन्स के लिए ये अलाउड है कि वो कर सकते हैं। भाई ऑब्वियस है, हम नॉन सिटीजन्स को क्यों रोकेंगे, और हम होते भी कौन है नॉन सिटीजन्स को कुछ भी करने से रोकने वाले। लेकिन ऐसे नॉन सिटीजन्स जो कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं स्टेट का, कौन से स्टेट? इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट के ट्रस्ट में आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तब आप कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको इंडिया के प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि सर फला फला कंट्री हमको ढिमकाना टाइटल दे रही है, क्या हम एक्सेप्ट कर लें? प्रेसिडेंट बताएंगे आप करो कि नहीं करो। ऑल राइट, सो दिस वाज आर्टिकल 18। अब हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये आर्टिकल रखा गया, क्या इसकी जरूरत थी, क्यों ये टाइटल वाइटल होल्ड करना हमारी गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया। ठीक है, देखते हैं। तो होता क्या था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हम रह रहे थे, आजादी के पहले ब्रिटिशर्स कुछ हेरिडिटरी टाइटल देते थे, अनुवांशिक पदवियां। हेरिडिटरी मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होती जाती हैं। देखिए, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस या फिर मिलिट्री रैंक्स हेरिडिटरी नहीं होती। आपके फादर यदि मेजर है तो आप अपने नाम के आगे मेजर नहीं लगा सकते। कब तक? जब तक आप खुद वो एसएसबी या सीडीएस जो भी एग्जाम होते हैं वो क्लियर ना कर लो, है ना। या फिर आपके फादर डॉक्टर हैं तो आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो until and unless you have that academic qualification. So those academic qualifications और military ranks are not hereditary। लेकिन आपके पिताजी राजा है तो आप बाय डिफॉल्ट राजा हो जाओगे, है ना। क्या टैलेंट था, कौन सी योग्यता थी, कौन सी एलिजिबिलिटी थी जो आप राजा हो गए? कुछ नहीं, आप बस एक राजा की फैमिली में पैदा हो गए तो आप राजा हो जाते थे। और ऐसे बहुत सारे टाइटल कॉन्फर किए जाते थे ब्रिटिश एरा में, जैसे राय बहादुर, राय साहब, दीवान, महाराज, महाराजाधिराज। इवन आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बहुत सारे राजे रजवाड़े तो खुद ही टाइटल अडॉप्ट कर लेते थे, अलग अलग टाइटल। कोई विक्रमादित्य का टाइटल रख लेता था, कोई सम्राट का टाइटल रख लेता था, कोई आलमगीर, कोई कुछ, है ना। तो ये सारे टाइटल्स जो है ये हेरिडिटरी टाइटल्स होते थे। राजा का बेटा राजा, दीवान का बेटा दीवान, आपके पिता राय बहादुर है तो आप भी राय बहादुर हो जाओगे, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो
टाइटल्स हैं इनको रोकता है आर्टिकल 18। क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, और ये सारे हेरिडिटरी टाइटल्स जो है ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को ऊपर और एक व्यक्ति को नीचे सिग्निफाई करते हैं। राजा ऊपर, प्रजा नीचे, जमींदार ऊपर और किसान विसान नीचे, है ना, दीवान ऊपर और टैक्स पेयर नीचे। ये इस तरह की एक सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दीज आर अगेंस्ट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड दे आर आल्सो अगेंस्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। इसलिए ये आर्टिकल 18 अबॉलिश करता है ऐसे सारे हेरिडिटरी टाइटल्स। स्टेट खुद नहीं देगा ऐसा कोई टाइटल, और कोई भी इंडियन सिटीजन इस तरह के कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि एक विवाद होना शुरू हुआ। 1954 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से कुछ अवार्ड्स स्टार्ट हुए, सिविलियन अवार्ड्स, नागरिक सम्मान उनको कहते थे, नेशनल अवार्ड भी उन्हें कहते हैं। जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, और उसके बाद पद्म अवार्ड्स भी सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये 1954 में शुरू हुए थे। तो इन सिविलियन अवार्ड्स को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा, ये सारे जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये सारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं, इन सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है आर्टिकल 18(1) से। क्यों? क्योंकि ये टाइटल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? सिविलियन ऑनर्स हैं, ये नागरिक सम्मान है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, ये सारे जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे सिविलियन ऑनर्स हैं, ना कि टाइटल्स, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। ये सारा विवाद कब शुरू हुआ ये देखते हैं। 1992 के आसपास, इन द ईयर 1992 एंड फॉर सम कमिंग ईयर्स, खूब सारी PIL लगाई गई, खूब सारी PILs लगाई गई इन नेशनल अवार्ड्स के अगेंस्ट, इन सिविलियन अवार्ड्स के अगेंस्ट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस 1996 में आता है, जिस केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। तो इन 4-5 साल के लिए ये सारे अवार्ड्स सस्पेंड कर दिए गए थे, इन अवार्ड्स को रोक दिया गया था, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग था, मामला न्यायालय के पास पेंडिंग था। तो इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि ये जो नेशनल अवार्ड है, ये नेशनल अवार्ड्स वायलेट करते हैं आर्टिकल 18(1) को। आर्टिकल 18(1) कह रहा है कि कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मिलिट्री रैंक्स, लेकिन आप नेशनल अवार्ड दे रहे हो। तो ये नेशनल अवार्ड्स की जो कन्फरिंग है, ये 18(1) का वायलेशन है, ये कहा गया इस केस में। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्ष सुने, दोनों साइड्स की बातें सुनी, और ये कहा नेशनल अवार्ड डज नॉट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये जो नागरिक सम्मान है, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वायोलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, आपकी योग्यता को सराहा ना जाए, पुरस्कृत ना किया जाए, ये बिल्कुल नहीं है, ये allowed है। Principle of equality does not mandate that merits should not be recognized, and these awards are conferred on the basis of merits। आपने कुछ अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है, कभी भी आप नहीं देखोगे कि किसी को जिसको ये अवार्ड मिला वो उन अवार्ड्स को अपने नाम के साथ ऐसा टाइटल यूज कर रहा हो। सचिन तेंदुलकर आज भी अपना नाम सचिन तेंदुलकर ही लिखते हैं ना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तो नहीं बताते ना।
या फिर लता मंगेशकर जी अपना नाम क्या बताती हैं, मैं लता मंगेशकर, या कि ये बोलती हैं मैं भारत रत्न लता मंगेशकर, या फिर पद्म विभूषण फलाने, पद्मश्री ढिकाने, ऐसा तो नहीं बोलता ना कोई, सिर्फ अपना नाम बताता है। यानी कि ये जो टाइटल्स हैं ये कोई भी अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा टाइटल होल्ड नहीं करता है, ठीक है। सो these awards are not violative of Article 18 Clause 1. These awards are not violative of the principle of equality. These awards are conferred on the basis of merits, and these awards are not titles, and the person who is honored with them is not expected to use them in form of titles. ठीक है, ये सारी बात बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 के केस के बाद कही गई, और फिर वापस से ये सिविलियन अवार्ड्स शुरू हो गए, ठीक है। तो अब चूंकि जिक्र भारत रत्न का आया है, तो आइए हम कुछ छोटे छोटे सी बातें भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। पॉलिटी का पार्ट वो भले ना बने, लेकिन मिसलेनियस जीएस का पार्ट वो जरूर बन जाता है। तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें भारत रत्न के बारे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद रिसर्च करो, ठीक है। सबसे पहले तो 1954 ईयर आप याद कर लो। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ईयर वॉज 1954। 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया पहली बार। देयर नेम्स आर, पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, इनकी याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं, है ना, पता है ना ये टीचर्स डे 5th of September. Yes, sir. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, he served as Vice Chancellor in Banaras Hindu Vishwavidyalaya, BHU, and later he was the first Vice President of India and second President of India, है ना। तो उनको दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, he was also a politician. मॉडर्न हिस्ट्री में आपने राजा जी फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो राजा जी फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था। और एक बात और पढ़ी होगी, he was the only Indian Governor General, first Indian Governor General of India and last Indian Governor General of India. He hailed from साउथ इंडिया, तमिलनाडु से आते थे, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनको। और तीसरा नाम था डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन वॉज अ फिजिसिस्ट, फिजिक्स में बहुत अच्छा उनका योगदान था। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स वाज द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से क्षेत्र के लोगों को, किस किस फील्ड में काम करने वाले लोगों को भारत रत्न प्रोवाइड किया जा सकता है। तो देखिए, आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, पब्लिक सर्विस के फील्ड में कहना ज्यादा बेटर होगा, पब्लिक सर्विस के फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भारत रत्न प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 2011 में पब्लिक सर्विस को चेंज करके पब्लिक एंडेवर्स कर दिया गया था। 2011 में पब्लिक सर्विस की जगह टर्म कर दिया गया था पब्लिक एंडेवर। पब्लिक एंडेवर थोड़ा और ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो ये एक डेट और आप याद रख लीजिएगा 2011 की। भारत रत्न यदि आप गूगल करके इसकी इमेज खोजिएगा तो आपको दिखेगा एक पीपल का पत्ता होता है। पीपल का पत्ता एक होता है, उस पर वो भारत रत्न अवार्ड की डिजाइन है। और ये डिजाइन तैयार करी थी उसी व्यक्ति ने जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज को डेकोरेट किया था। क्या आप में से कोई वो नाम जानता है? Mr. Nandlal Bose was a painter who was associated with Shanti Niketan
ठीक है। मिस्टर नंदलाल बोस वॉज अ पेंटर एसोसिएटेड विद शांति निकेतन. ही decorated the original copy of Indian Constitution. He was the person who also designed Bharat Ratna Award and Padma Award. ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है. ठीक है, पूछा जा सकता है ये इस तरह का सवाल. और एक बात, यदि मॉडर्न हिस्ट्री में नंदलाल बोस का नाम आपको याद आ रहा हो, तो जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में, तब ओरिएंटल आर्ट को प्रमोट करा जा रहा था बहुत ज्यादा. तो नंदलाल बोस वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ स्कॉलरशिप. डू यू गाइज रिमेंबर दिस? याद आ रहा है? मैंने अच्छा, क्या भारत रत्न सिर्फ भारत के लोगों को दिया जा सकता है? ओनली इंडियन सिटीजन? सो द आंसर इज नो. मदर टेरेसा, हालांकि मदर टेरेसा को जब भारत रत्न दिया गया था तब वो इंडियन सिटीजन हो चुकी थी. शी वॉज अ नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन. लेकिन दो और नॉन इंडियंस को भारत रत्न दिया गया है. वो दो नाम आप याद रखिएगा. एक है नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला वॉज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने काफी कुछ काम किया था. महात्मा गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड थे. कुछ लोगों ने अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं उन्हें. और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये दो नॉन इंडियंस हैं, इनको भी भारत रत्न प्रोवाइड किया गया था. भारत रत्न. एक और आप छोटा सा पॉइंटर नोट कर लें. यंगेस्ट इंडियन टू विन भारत रत्न इज Sachin Tendulkar. He was just 40 years old when he was awarded Bharat Ratna. ठीक है, तो वो यंगेस्ट इंडियन है जिनको भारत रत्न प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, और उनके साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था. तो आप उनका नाम स्वयं खोज लीजिएगा कि सचिन तेंदुलकर के साथ और किसको भारत रत्न दिया गया था, और जिन्हें दिया गया था वो किस फील्ड से रिलेटेड है. ठीक है, और देखिए अभी बिल्कुल रिसेंटली 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है. कौन से 3 नाम है वो तो बता सकते हैं मुझे, यदि याद हो आपको तो? भूपेन हजारिका उनका नाम है. ठीक है, ही वॉज अ सिंगर हु हेल्ड फ्रॉम आसाम. और अभी आसाम के एक ब्रिज का नाम भी बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया है. बोगीबील ब्रिज, बोगीबील ब्रिज का ही नाम बदला है ना, देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, तो ये 3 लोग हैं. यहां से एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट में 3 लोगों को दिया गया, और पहले बार जब दिया गया भारत रत्न तब भी 3 लोगों को दिया गया था. तो एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम 3 पीपल कैन बी अवॉर्डेड भारत रत्न इन एन ईयर. ठीक है, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न लोगों को दिया जाए.